हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो जीमन इफेक्ट के ऊपर होगा। ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी टाइम एग्जाम में 16 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीमन इफेक्ट के इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो जो जीमन इफेक्ट है वो हम एटॉमिक फिजिक्स में कैसे पढ़ते हैं, पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो हम वहाँ पे पढ़ते हैं, हमारे पास कोई एक स्पेक्ट्रल लाइन होती है। हमने मान लिया हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन है। इस स्पेक्ट्रल लाइन को हमने एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया या फिर स्टैटिक्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया। अब यूनिफॉर्म और स्टैटिक्स का मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ यहाँ पे चेंज नहीं होगा। तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड में आएगी तो ये नंबर ऑफ कंपोनेंट के अंदर स्प्लिट हो जाएगी। ऐसा हम पढ़ते थे वहाँ पे। और हम क्या पढ़ते थे, हम ये पढ़ते थे जो हम बाहर से जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाते थे, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता था वो वीक होता था, ठीक है। और जो एटम का इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता था, स्ट्रॉन्ग होता था। अब जो एटम का इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है इससे क्या मतलब है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये हमने मान लिया हमारे पास एक एटम है, ठीक है। ये इस एटम का न्यूक्लियस और ये हमने मान लिया इस एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास बेसिकली दो टाइप के मोशन होंगे, पहला तो स्पिन मोशन होगा और दूसरा ऑर्बिटल मोशन होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस के ऊपर घूमेगा तो वो होगा स्पिन मोशन, और जब ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाएगा वो हो जाएगा ऑर्बिटल मोशन। अब हमें पता है जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है और उसके मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है टाइप के मोशन है, तो मोशन है स्पिन मोशन, ऑर्बिटल मोशन, ठीक है। इस एटम के अंदर पहला जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप वो मोशन के कारण होगा, दूसरा मैग्नेटिक जो डेवलप वो ऑर्बिटल मोशन के कारण होगा। अगर मैं इनको कर दूं, स्पिन के कारण जो मैग्नेटिक डेवलप हुआ है या फिर और मोशन के कारण जो मैग्नेट डेवलप हुआ, इन दोनों को ऐड दिया जाए तो इस एटम का आ जाएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जो इस एटम का इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड था वो स्ट्रॉन्ग था, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था वो वीक था, ठीक है। और हम वहाँ पे क्या पढ़ते थे, जो L और S है वो एक दूसरे के साथ कपल करके हमें क्या देता था, जे देता था टोटल रिजल्टेंट क्वांटम नंबर या फिर रिजल्टेंट क्वांटम नंबर हमें देता था, रिजल्टेंट सॉरी टोटल नहीं। तो अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हम बात कर रहे हैं क्वांटम की। तो अब हम इस प्रॉब्लम को कैसे ट्रीट करेंगे कि ये हमारे पास मान लिया कोई एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म ले रखा है यहाँ पे भी। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम प्लेस कर दिया, ठीक है। जैसे ही ये हाइड्रोजन एटम इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो इस हाइड्रोजन एटम के जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके अंदर कुछ चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, उनके जो एनर्जी लेवल्स है उसमें स्प्लिटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे एक पॉइंट और रहता है, जब ये हाइड्रोजन एटम हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस नहीं करा था तो इस हाइड्रोजन एटम की कुछ ना कुछ एनर्जी थी। जैसे ही मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करूंगा तो इसकी एनर्जी के अंदर एक स्मॉल सी टर्म ऐड हो जाएगी या एक परटर्बेशन टर्म ऐड हो जाएगी या इसके सिस्टम के अंदर स्मॉल सी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो मान लिया इसकी जो एनर्जी है उसमें ई प्राइम डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, मतलब इतनी एनर्जी उसकी इंक्रीज हो रही है, ऐसा हम लेके चलते हैं। वो अभी हम फाइंड करेंगे कि इसका फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन कितना होगा, सेकेंड ऑर्डर कितना होगा। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब हम इसको क्वांटम मैकेनिकली सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन मोशन है इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का होगा ओनली ऑन ऑर्बिटल मोशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ओनली ऑन ऑर्बिटल मोशन है तो ये जो सिस्टम है वो किसके अंदर चला जाएगा, वो लाइन स्पेक्ट्रा के अंदर चला जाएगा। और जब हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा को स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब अगर हम इस लाइन स्पेक्ट्रा को जूम करेंगे तो हमें फर्दर कुछ ना कुछ स्पेक्ट्रम की स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी। मान लिया ये हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रा आता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटा के कारण, अगर मैं इसको जूम करूंगा तो हमें देखने को मिलेगा ये जो लाइन स्पेक्ट्रा है वो फर्दर कुछ पार्ट्स के अंदर स्प्लिट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर फाइन स्पेक्ट्रा। अब ये जो फाइन स्पेक्ट्रा आएगा इसको स्टडी करने के लिए हमें स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। अकेले ऑर्बिटल मोशन के ऊपर मैं इस फाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करके नहीं बता सकता, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें स्पिन मोशन की भी ज़रूरत पड़ेगी ऑर्बिटल मोशन के साथ में। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये जो फाइन स्ट्रक्चर है अगर हम इसके अंदर स्पिन का इम्पैक्ट भी ऐड कर दें तो हमें इसके अंदर फर्दर कुछ ना कुछ स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और रहता है, अब तक तो हमने स्पिन और ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन और ऑर्बिटल के मोशन के ऊपर बात की। अगर मैं यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस का भी मैं एंगुलर मोमेंटम कंसीडर कर लूँ तो हमें यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो हाइपर फाइन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत बेसिक है इस जीमन इफेक्ट का। क्वांटम मैकेनिक्स में हम इस प्रॉब्लम को किस टाइप से सोल्व करेंगे ये सब हम देखेंगे अगले सेक्शन के अंदर।
तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। द चेंज इन एनर्जी लेवल्स ऑफ एटम व्हेन इट इज प्लेस इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जीमैन इफेक्ट। मतलब अब ये जो एक एक वर्ड हमने यूज किया है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो सिस्टम है, स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक स्टेबल सिस्टम था। स्टेबल सिस्टम का मतलब जिसमें बाहर से कोई भी डिस्टर्बेंस हमने क्रिएट नहीं कर रखी थी। डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का मतलब बाहर से हमने कोई भी फील्ड उस एटम के ऊपर या उस सिस्टम के ऊपर अप्लाई नहीं कर रखा था। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि अब उस एटम को उठा के हमने किसी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस के अंदर रख दिया, किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रख लिया। तो ये जो एटम है, इस एटम को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर लिया। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लिया है वो कैसा है हमारे पास? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं स्टैटिक्स मैग्नेटिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है? ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ चेंज ना हो। अगर मैं इसी चीज़ को मैथमेटिकली अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? करली बी बाय करली टी इक्वल टू 0। इस बात को हम मैथमेटिकली इस टाइप से लिख के बता सकते हैं। तो डेफिनेशन के ऊपर फिर से चलते हैं। द चेंज इन एनर्जी लेवल्स ऑफ एटम व्हेन इट इज प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जब किसी एटम को या किसी सिस्टम को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उस सिस्टम के या उस एटम के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके अंदर चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं जीमैन इफेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा कि ये जो एटम है, जब इसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो इस एटम के अंदर एक नई टर्म इंट्रोड्यूस होगी यहाँ पे, परटर्बेशन टर्म, या फिर इस सिस्टम के अंदर परटर्बेशन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। या फिर हम ये बोल सकते हैं इस सिस्टम की जो एनर्जी है उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। और जो स्मॉल सा चेंज आया है उसको हम किसकी हेल्प से सोल्व करते हैं? परटर्बेशन थ्योरी की हेल्प से सोल्व करते हैं। और जो परटर्बेशन थ्योरी होती है वो बेसिकली हमारे पास दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी और सेकंड होती है टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। अब प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी का यूज करें या टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी का यूज करें, तो ये इसका जवाब हमें मिलेगा इस लाइन के अंदर जो हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाया। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बोले तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ चेंज ना हो, मतलब मैथमेटिकल क्या बोल सकते हैं? करली बी बाय करली टी इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब इस सिस्टम के अंदर कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही हो। तो हम यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज करेंगे इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। और ये टोटल जो हमने अब तक बताया, इस टोटल को हम क्या बोलेंगे? जीमैन इफेक्ट बोलेंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि जो हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाया, ये जो एटम है, इस एटम के ऊपर जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाला है, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो उस मैग्नेटिक फील्ड की हम जो डायरेक्शन लेके चल रहे हैं वो जेड डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करवाया है इस एटम के ऊपर। ये और जो एटम लिया है वो हमने हाइड्रोजन एटम ले लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में हमने यही बता रखा, लेट अस कंसीडर दैट द फील्ड स्ट्रेंथ बी इज अप्लाइड ऑन जेड डायरेक्शन। मतलब हाइड्रोजन एटम के ऊपर हमने बी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या थी? बी। और जो डायरेक्शन थी मैग्नेटिक फील्ड की वो जेड डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड उस हाइड्रोजन एटम के ऊपर अप्लाई किया। अब हम बात करें हाइड्रोजन एटम की। अब हाइड्रोजन एटम हमारे पास टू बॉडी प्रॉब्लम होता है। जैसे ये हमने मान लिया हाइड्रोजन एटम है, ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन एटम और टू बॉडी प्रॉब्लम है, और टू बॉडी प्रॉब्लम को परटर्बेशन थ्योरी की हेल्प से सोल्व करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अब इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? इस टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ रिड्यूस मास। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे? ये जो न्यूक्लियस है वो हमने मान लिया रेस्ट में है, क्योंकि जो न्यूक्लियस का मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास में बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने ये जो न्यूक्लियस है वो रेस्ट में मान लिया। तो जो सेंटर है इसको हमने मान लिया, न्यूक्लियस को हमने मान लिया सेंटर ऑफ मास, और ये हमने मान लिया इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों इस टाइप से चक्कर लगा रहा है। तो ये जो टू बॉडी प्रॉब्लम वो वन में कैसे कन्वर्ट होगी? विद द हेल्प ऑफ रिड्यूस मास। तो ये आ जाएगा m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो हमने ये जो टू बॉडी प्रॉब्लम थी, इस टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब इसको परटर्बेशन थ्योरी की हेल्प से सोल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। लेट सो दैट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ रिड्यूस मास म्यू कैरिंग चार्ज ई। मतलब इलेक्ट्रॉन का रिड्यूस मास कितना ले लिया हमने? म्यू ले लिया। चार्ज कितना है? माइनस ई है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो वेक्टर पोटेंशियल
जो इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है और उसका वेक्टर पोटेंशियल क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल क्या होगा, वो ए पोटेंशियल हमने उस इलेक्ट्रॉन का ले लिया। अब हमने यहाँ पे बोला वेक्टर पोटेंशियल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसका जो पोटेंशियल है वो हम वेक्टर पोटेंशियल की हेल्प से एक्सप्लेन करके बताते हैं। अगर यही चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा होता तो उसको हम स्केलर फील्ड की हेल्प से एक्सप्लेन करके बताते, जैसा कि आपने स्टार्क इफेक्ट में देखा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा स्टार्क इफेक्ट के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, या फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलने से पहले ये जो वेक्टर पोटेंशियल इसको हम एक टाइप से और डिफाइन करके बता सकते हैं। जब भी हम किसी एक्सटर्नल फील्ड में किसी डाइपोल को या किसी चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो उसकी कुछ एनर्जी रिड्यूस हो जाती है, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें उसको किसकी हेल्प से, वेक्टर पोटेंशियल की हेल्प से हम डिफाइन करके बताते हैं। और जो वेक्टर पोटेंशियल है उसको हमने यहाँ पे ए से डिनोट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो मैग्नेटिक इंडक्शन है उसको अगर हम वेक्टर पोटेंशियल की टर्म में अगर लिखना चाहें तो उसको कैसे लिखेंगे, तो उसको हम लिखेंगे B इक्वल टू कर्ल ऑफ ए। और ये वाली जो इक्वेशन है अगर आप मास्टर कर रहे हो तो इस इक्वेशन को आपने बहुत बार यूज किया होगा, क्योंकि PHE फर्स्ट सेम से ये इक्वेशन चलती आ रही है। तो हमने यहाँ पे लिखा B इक्वल टू कर्ल ऑफ ए। ए क्या है, यहाँ पे वेक्टर पोटेंशियल है, B क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन है। अब कर्ल ऑफ ए का यूज किया है तो हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, B इक्वल टू डेल क्रॉस ए। ठीक है, कर्ल होता है तो क्रॉस आता है, डाइवर्जेंस होता है तो डॉट आता है, ग्रेडियंट होता है तो कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर ए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे, ये जो ए है इस ए की कुछ ना कुछ वैल्यू लेके आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। देन द कांस्टेंट मैग्नेटिक पोटेंशियल ए इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी, तो हमने यहाँ पे लिखा है ए इक्वल टू 1/2 बी क्रॉस आर, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो ए की वैल्यू है वो आई कहाँ से, हम कहाँ से ये वैल्यू लेके आए हैं, तो ये जो वैल्यू आई है वो इक्वेशन नंबर ए से आई है। इक्वेशन नंबर ए क्या है हमारे पास, बी इक्वल टू डेल क्रॉस ए। इस ए इक्वेशन को बोथ साइड, राइट हैंड साइड में अगर मैं आर से मल्टीप्लाई करवा दूँ, इस तरफ भी मैंने इसको आर से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो मल्टीप्लाई आर ऑन बोथ साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में हम राइट में मल्टीप्लाई करवाते हैं या लेफ्ट में मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये आ जाएगा बी क्रॉस आर इक्वल टू डेल एज इट इज, ए एज इट इज, और आर से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई इसको करवा दिया। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको सोल्व करने के लिए हमने एक प्रॉपर्टी का यूज़ किया, एक आइडेंटिटी का यूज़ किया। आइडेंटिटी क्या है, बी डॉट ब्रैकेट ए डॉट सी माइनस सी ब्रैकेट ए डॉट बी। ठीक है, अब यहाँ पे जो ए है वो डेल है, बी क्या लिया है, ए लिया है, जो सी है वो क्या लिया है, आर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बी लिखा है, बी क्या है हमारे पास ए, उसके बाद ए लिखा है, ए की जगह क्या लिखेंगे, डेल्टा, और जो सी लिखा है उसकी जगह हम आर लिखेंगे। सिमिलर यहाँ पे हमने सी लिखा है, सी की जगह आर लिखेंगे, और ए की जगह डेल्टा लिखेंगे, और बी की जगह लिखेंगे ए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में हमने यहाँ पे ऐसे इसको लिख दिया इस प्रॉपर्टी की हेल्प से, इस आइडेंटिटी की हेल्प से। अब हम यहाँ पे ये जो डेल डॉट आर है इसको हमने पुट कर लिया 3, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसको हमने डायरेक्ट पुट कर लिया, डेल डॉट आर को हमने 3 पुट कर लिया। अब जो बाकी रहता है वो क्या रहता है, माइनस आर ब्रैकेट डेल डॉट ए। अब ये वाली जो टर्म है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये जो आर है इसको हम अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस डेल आर डॉट ए। अब ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, अगर मैं इस आर का आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे ये है हमारे पास ए डॉट आर है, तो आर की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। अगर मैं इस आर का आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूँ, करली आर बाई करली आर करता हूँ, तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, इसकी 1 वैल्यू मिलेगी। तो करली आर बाई आर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, ओनली ऑन ए मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3a हमने यहाँ पे लिख लिया, और जो ये a है करली आर बाई करली आर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा, a बच जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 3a माइनस a, तो ये क्या आ जाएगा, 2a। और ये 2a किसके इक्वल आया है, ये 2a आया है, ये रहा। हमने ओनली ऑन ये साइड सोल्व की है, तो यहाँ पे जो b क्रॉस r है वो किसके इक्वल आया है, 2a के इक्वल आया है। ठीक है, यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल ली है, 2 उस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2 b क्रॉस r। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने यही वैल्यू a की निकाल रखी है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को फर्दर सोल्व करने के लिए, क्योंकि हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं किसकी हेल्प से,
पर्टर्बेशन थ्योरी की हेल्प से, और पर्टर्बेशन थ्योरी को सोल्व करने के लिए हमें चाहिए हैमिल्टोनियन। तो इस प्रॉब्लम को फर्दर सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे लेके चलेंगे क्लासिकल हैमिल्टोनियन, और उस क्लासिकल हैमिल्टोनियन को बाद में हम चेंज करेंगे क्वांटम मैकेनिकल हैमिल्टोनियन के अंदर, और ये सब देखेंगे हम अगले सेक्शन के अंदर। तो नाउ वी आर यूजिंग क्लासिकल हैमिल्टोनियन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास म्यू कैरिंग चार्ज ई एंड मूविंग इन ए पोटेंशियल वेक्टर पोटेंशियल ए। ठीक है, और क्लासिकल हैमिल्टोनियन हमने क्या लिखा है यहाँ पे, h इज द फंक्शन ऑफ p एंड r इक्वल टू 1/2 म्यू इज यहाँ पे रिड्यूस मास है p प्लस ई ए और कंप्लीट का होल स्क्वायर प्लस में v ऑफ r। अब ये जो लिखा है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भी बता देते हैं। ये वाली जो हैमिल्टोनियन है वो बेसिकली हमारे पास दो चीज़ों का फंक्शन होता है। क्लासिकल में हैमिल्टोनियन को हम ऐसे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये वाली जो टर्म है वो काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो v है वो पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने यहाँ पे ये जो हैमिल्टोनियन लिखा है, इस हैमिल्टोनियन की यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी ब्यूटी क्या है इस हैमिल्टोनियन की, हमने यहाँ पे लिखा है h इज़ द फंक्शन ऑफ p एंड r। p यहाँ पे क्या है, मोमेंटम है, और जो r है वो यहाँ पे पोजिशन वेक्टर है। और अच्छी बात क्या है, क्योंकि जो हमारे पास हैमिल्टोनियन होता है वो मोमेंटम का, पोजीशन का, और सम टाइम वो टाइम का फंक्शन भी होता है। इसलिए अच्छी बात ये है, ये जो लिखने का ढंग है वो काफ़ी सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पी के ऊपर थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। पी क्या है, यहाँ पे मास के कारण जो मोमेंटम है वो क्या है, यहाँ पे पी है, और जो आर क्या लिया है, यहाँ पे आर है पोजीशन वेक्टर उस इलेक्ट्रॉन का। अब ये वाली जो टर्म है वो कहाँ से आई, इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जो काइनेटिक एनर्जी होती है क्या होती है हमारे पास, 1/2 mv²। अगर मैं इसको m से मल्टीप्लाई कर दूँ, m से डिवाइड करवा दूँ तो क्या आ जाएगा, p²/2m। और जो m है वो क्या है, उसको हमने रिड्यूस मास से रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, p²/2 म्यू। ठीक है, अब इसके साथ में हमने एक टर्म और ऐड कर रखी है EA। ठीक है, अब इस EA का मतलब क्या है, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसकी वजह से जो मोमेंटम आता है ये वो है E, यहाँ पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, जो A है वो यहाँ पे पोटेंशियल है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात पता लगी होगी EA का जो स्क्वायर है वो कहाँ से आया है। जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी वजह से, चार्ज पार्टिकल में रखने की वजह से उस पार्टिकल में एक मोमेंटम आता है। उस मोमेंटम को हमने यहाँ पे E का स्क्वायर और A के स्क्वायर से रिप्रेजेंट करके बताया है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे लिखा है P प्लस E A का होल स्क्वायर, इसको इस होल स्क्वायर को हम खोल लेंगे। ठीक है, A प्लस B का होल स्क्वायर, और अब इसको खोलेंगे कैसे, जैसे हम क्वांटम मैकेनिक्स में खोलते हैं होल स्क्वायर को, A प्लस B और A प्लस B। अब इस A की मल्टीप्लाई इस A के साथ करेंगे तो क्या आएगा, A²। A की मल्टीप्लाई B के साथ तो हमें मिलेगा AB। अब इस B की मल्टीप्लाई A के साथ तो BA। ठीक, और साथ में इस B की मल्टीप्लाई B के साथ तो B²। इसी टाइप से हम इस प्रॉब्लम को यहाँ पे खोलेंगे तो क्या है हमारे पास, P प्लस EA ब्रैकेट P प्लस EA। ठीक है, अब P की मल्टीप्लाई P के साथ तो हमें क्या मिलेगा, P²। EA की मल्टीप्लाई P की मल्टीप्लाई EA के साथ प्लस PEA। अब इस EA की मल्टीप्लाई इस P के साथ करेंगे तो EAP, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में जो ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, दैट्स वाई हम इस टाइप से इसके मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे हमें मिलेगा E का स्क्वायर और A का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने इस कंप्लीट टर्म को यहाँ पे खोल लिया, और बाहर क्या है हमारे पास 1/2 म्यू हो। 1/2 को हम 1/2 म्यू को हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। अंदर मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो P² है, P² यहाँ पे एज इट इज़ 1/2 म्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ये वाली टर्म और जो पोटेंशियल वाली टर्म है उसको हमने लिख लिया यहाँ पे। अब ये जो सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म है, इसमें से अगर मैं E/2 म्यू कॉमन निकाल लूँ, E इसमें भी है और इसमें भी है, डिवाइड बाय 2 म्यू इसमें भी आएगा नीचे और 2 म्यू इसमें भी आएगा, तो E/2 म्यू हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ पे क्या बचेगा, P.A और A.P। ये सेकंड टर्म है हमारे पास, और जो थर्ड टर्म आएगी वो क्या है, E² A² डिवाइड बाय 2 म्यू। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड टर्म आई है। अब जो ये हैमिल्टोनियन आया है, इस हैमिल्टोनियन को हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो H0 होगा, सेकंड पार्ट H' होगा, जो थर्ड पार्ट है वो H" होगा। अगर आपने पर्टर्बेशन थ्योरी के ऊपर जो
लेक्चर अपलोड कर रखा है या परटर्बेशन थ्योरी के बारे में आपको आता है तो आपको यहाँ पे ज़रूर पता होगा एच नोट क्या है, एच प्राइम क्या है और एच डबल प्राइम क्या है। अगर नहीं पता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। तो जो एच नोट है वो क्या है, अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। ये वाली जो टर्म है, फर्स्ट टर्म, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। मतलब अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन का मतलब ये होता है जब वो एटम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं रखा था, उस टाइम पे उस सिस्टम का या उस एटम का जो हैमिल्टोनियन था वो क्या था, ये फर्स्ट टर्म थी। ठीक है, ये है एच प्राइम फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन का मतलब क्या है, जब हम उस सिस्टम को उठा के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो कुछ ना कुछ बाहर से कुछ टर्म ऐड होती है जिसको हमने यहाँ पे बोल दिया फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन। और जो सेकंड है एच डबल प्राइम, ये वाली फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन और एच डबल प्राइम ये सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन हो जाएगी। तो तीनों को हमने यहाँ पे अलग अलग रिप्रेजेंट करके बता दिया। थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर परटर्बेशन के ऊपर। यहाँ पे ए स्क्वायर आया है, जैसा कि हम परटर्बेशन थ्योरी के अंदर जब स्टडी करते हैं टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के बारे में, तो वहाँ पे कहीं पे लैम्डा का स्क्वायर जो स्क्वायर आता है वो सेकेंड ऑर्डर परटर्बेशन मानी जाती है। जहाँ पे 1 आता है, ओनली सिंगल आता है, यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं है, ओनली एक टर्म आती है उसका कोई स्क्वायर नहीं होता है, वो फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन टर्म मानी जाती है। ठीक है, लेके चलते हैं हम। तो ये हमारे पास 3 हैमिल्टोनियन हो जाएंगे। तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें निकालना है फर्स्ट ऑर्डर जीमन इफेक्ट। सेकंड ऑर्डर जीमन इफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं करेंगे, ओनली फर्स्ट ऑर्डर जीमन इफेक्ट निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर जीमन इफेक्ट किसकी हेल्प से निकलेगा, इस हैमिल्टोनियन की हेल्प से हम फर्स्ट ऑर्डर जीमन इफेक्ट निकालेंगे। और जो फर्स्ट ऑर्डर जीमन इफेक्ट है वो देखेंगे हम अगले सेक्शन के अंदर। तो फर्स्ट ऑर्डर जीमन इफेक्ट में क्या होगा, जो बाहर से हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया है वो बहुत ज़्यादा वीक लेके चलेंगे हम। तो फॉर वीक फील्ड सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन एच डबल प्राइम कंटेन्स A2 मे बी नेग्लेक्टेड एंड हैंस द परटर्बेशन इज। एक बार हम जो हैमिल्टोनियन है उसको देख लेते हैं, बाद में समझते हैं हमें A2 को नेग्लेक्ट क्यों किया है, जो सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन उसको नेग्लेक्ट किस लिए किया गया है। तो जो एच डबल प्राइम है उसको हमने यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, जो टोटल हैमिल्टोनियन है वो किसका सम होगा, एच नोट प्लस एच प्राइम का सम होगा। और ये वाली जो टर्म है वो किसकी वैल्यू है, एच नोट की वैल्यू है, मतलब अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। और ये वाली जो टर्म है वो एच प्राइम है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन। अब फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन और सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन का मतलब है जिसका इफेक्ट ज़्यादा है वो होगी फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन। सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन का मतलब है जिसका इफेक्ट कम है उसको हम बोलेंगे सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन। और जब मैग्नेटिक फील्ड वीक है तो जो एच डबल प्राइम है, मतलब जो ए स्क्वायर है, उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम होगा, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। या फिर अगर इसका नेग्लेक्ट करने का जो प्रॉपर रीज़न है अगर वो मैं आपको बताऊं तो वो क्या होगा, हमने ए की वैल्यू निकाली थी एक जगह पे 1/2 बी क्रॉस आर। ठीक है, ये वैल्यू निकाली थी। तो यहाँ पे क्या है, जो ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बी के। ठीक है, जो पोटेंशियल है वेक्टर पोटेंशियल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, बी के। अब बी की वैल्यू क्या ले रखी है हमने यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कम ले रखी है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है तो ए की वैल्यू भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी। अगर बहुत कम वैल्यू का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो वैल्यू क्या आएगी, और भी ज़्यादा कम आएगी। दैट्स वाई हमने जो A2 स्क्वायर है या फिर एच डबल प्राइम की जो टर्म है सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन, इसी कारण से हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। उसका प्रॉपर रीजन है ये वाली, ठीक है, टर्म। तो यहाँ पे यही बता रखा है, वीक फील्ड हमने अप्लाई किया, जो सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन है एच डबल प्राइम के अंदर कौन सी टर्म है, A2 स्क्वायर। इस टर्म को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। नेग्लेक्ट करने के बाद हमारे पास जो परटर्बेशन जो हैमिल्टोनियन आएगा वो क्या आएगा, एच नोट प्लस एच प्राइम। एच नोट यहाँ पे अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है, एच प्राइम क्या है यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन, मतलब जिसका इफेक्ट ज़्यादा है। तो हमने यहाँ पे एच नोट की वैल्यू रखी और यहाँ पे एच प्राइम की वैल्यू रखी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या करने वाले हैं, जो क्लासिकल हैमिल्टोनियन है उस क्लासिकल हैमिल्टोनियन को हम क्वांटम मैकेनिकल हैमिल्टोनियन के अंदर चेंज करेंगे। चेंज क्या करना होगा, ये जो P है, जो मोमेंटम है, इस मोमेंटम को हम मोमेंटम ऑपरेटर के अंदर चेंज कर देंगे। तो मोमेंटम ऑपरेटर में किस टाइप से चेंज किया जाता है, तो P को हमने चेंज करना है P इसमें। ठीक है, तो जो P की वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारे पास, ये वैल्यू हो जाएगी आयटा एच कट और डेल। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, P स्क्वायर। P स्क्वायर लेके आएंगे तो एक सेकेंड,
पी की वैल्यू ही निकाल लेते हैं। अगर मैं इस टर्म को आयटा से मल्टीप्लाई करवा दूँ और आयटा से डिवाइड करवा दूँ तो क्या जाएगा, आयटा स्क्वायर डिवाइड बाय आयटा। और आयटा स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, आयटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस एच कट बाय आयटा और डेल, ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी। एक सेकेंड, यहाँ पे स्मॉल सी मिस्टेक ये है, जो p की वैल्यू होती है वो ये आती है माइनस आयटा एच कट डेल, ये वाली लेके चलते हैं। अब इसको अगर मैं आयटा से मल्टीप्लाई करवाऊँ, आयटा से डिवाइड करवाऊँ, तब हमें ये प्लस का मिल जाएगा, क्योंकि आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये वाला जो p है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी हमने p ले रखा है, p ये यहाँ पे p है और यहाँ पे p है, p की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब करना क्या है, हमें इस हैमिल्टोनियन के अंदर सोल्व क्या करना है, ये वाली टर्म तो ऑलरेडी सोल्व की हुई है, तो इस हैमिल्टोनियन के अंदर हमें ये वाली टर्म सोल्व करनी है p डॉट a प्लस a डॉट p, और इसको सोल्व करने में काफ़ी टाइम लगेगा। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए भी हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला तो ये है कि मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद कर लूँ, इसको सोल्व करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसकी जो वैल्यू डायरेक्ट है वो क्या आएगी, बी डॉट एल आएगी, और मैग्नेटिक फील्ड हमने जेड डायरेक्शन में अप्लाई कर रखा, तो हम यहाँ पे एल जेड लेके चलेंगे, ठीक है। डायरेक्ट तो इसकी वैल्यू ये आएगी। अगर हम इसको सोल्व करना चाहें तो हम इसको सोल्व भी कर सकते हैं, मैं आपको सोल्व करके बताऊँगा इसकी वैल्यू कैसे आएगी, ठीक है। ये जो हमने वैल्यू निकाली है बी डॉट एल जेड, ये कैसे आएगी ये निकाल लेते हैं। तो ये वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं कुछ वेक्टर आइडेंटिटी का, और वो वेक्टर आइडेंटिटी क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ ब्रैकेट ए साई इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साई डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस ए डॉट डाइवर्जेंस ऑफ साई, या फिर डेल साई, ठीक है। डाइवर्जेंस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल लिख सकते हैं, और ये वाली टर्म हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ ए है, और यहाँ पे क्या है, साई। अब हम इन दोनों का जो ऑर्डर है वो चेंज करके लिख रहे हैं। चेंज किस कारण से किया, क्योंकि ये दोनों जो साई और डेल डाइवर्जेंस ऑफ ए हमारे पास अलग अलग क्वांटिटी हैं, और अलग अलग क्वांटिटी हैं बोले तो एक जो साई वाली टर्म है वो डाइवर्जेंस ऑफ ए के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रही है। अगर इफेक्ट नहीं डाल रही तो मैं इनकी पोजीशन को बड़ी आराम से चेंज कर सकता हूं। तो हमने डाइवर्जेंस ऑफ ए को पहले लिख लिया और जो साई है उसको बाद में लिख लिया। आगे वाली टर्म को हमने यहाँ पे एज इट इज लिखा रहने दिया। अब इनकी हेल्प से हम जो पी डॉट ए और ए डॉट पी है इसको सोल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पे ये वाली टर्म लिख ली, और यहाँ पे ये जो p है इस p की जगह हमने ये जो ऊपर वैल्यू निकाली थी, ये वाली जो वैल्यू है वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। एच कट बाई आयटा डेल, ये हमने p की वैल्यू पुट की है। डॉट में जो p है वो यहाँ पे एज इट इज प्लस a एज इट इज, और p की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो साई है इस साई को हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। एक बार तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे साई को, और दूसरा हम इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास ये वाली टर्म हमें मिल जाएगी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे ये जो ए साई आया हम इसको u इंटू वी के साथ मेथड से सोल्व करेंगे। मतलब जो पहले तो हम ए वाली टर्म को डेल के साथ लिखेंगे, साई को अलग लिख देंगे, और सेकंड में हम क्या करेंगे, जो साई वाली टर्म है उसको डेल के साथ लिख देंगे, जो ए है उसको हम अलग लिख देंगे, ठीक है। तो ये वाली जो इक्वेशन है उसको सोल्व करेंगे हम अगले पार्ट के अंदर। तो लास्ट टाइम हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी थी। अब हम क्या करेंगे, ये जो ए है इसको u इंटू वी के साथ लिखेंगे। तो ये जो a है एक बार इसको डेल के साथ लिखेंगे, साई अलग रखेंगे, एक बार साई को डेल के साथ लिखेंगे, a अलग लिखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में ये वाली जो टर्म है इसको यहाँ पे एज इट इज़ लिखा, यहाँ पे एक बार a को डेल के साथ लिख दिया, साई को अलग लिखा, या और सेकंड में a को अलग लिखा और जो साई है उसको डेल के साथ लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स, एक ये वाली जो टर्म है और एक ये वाली टर्म है, इसमें एच कट बाय आयटा दोनों में कॉमन है, तो हमने दोनों में से कॉमन निकाल लिया। डेल डॉट ए साई हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ से एच कट बाय आयटा कॉमन निकालने के बाद क्या बच गया, ए डॉट डेल साई। यहाँ पे भी क्या है, ए डॉट डेल साई, और यहाँ पे भी क्या है, ए डॉट डेल साई। तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा एक दूसरे के अंदर। ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। एच कट बाय आयटा बाहर कॉमन है। अब करना क्या है, हमें ये जो दो टर्म है, फर्स्ट टर्म ये है और सेकेंड टर्म ये है। अब हमें इन दोनों टर्म्स को सोल्व करना है। तो पहले हम इस टर्म को सोल्व करेंगे, बाद में हम इस टर्म को अकेले को सोल्व करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमने लिया है डेल डॉट ए। तो डेल डॉट ए हमने यहाँ पे लिख दिया। डेल तो हमने यहाँ पे एज इट इज़ रखा। ए की वैल्यू जो हमने पीछे निकाली थी वेक्टर पोटेंशियल की वैल्यू, वो वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी 1/2 p क्रॉस r, ठीक है। अब
ये जो डेल है इस डेल को मैं किसके साथ लिख लिया 1/2 के साथ यहाँ पे डेल को लिख लिया। अब वेक्टर आइडेंटिटी का यूज किया है। वेक्टर आइडेंटिटी क्या है? डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी को हम कैसे लिख सकते हैं? बी डॉट कर्ल ऑफ ए। कर्ल ऑफ ए का मतलब क्या है यहाँ पे? डेल क्रॉस ए, ठीक है, माइनस ए डॉट कर्ल ऑफ बी, ठीक। तो सब जगह जब ये हम वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी इस आइडेंटिटी का यूज करके, और जब मैं इसको सोल्व करूंगा, ये वाली इक्वेशन सोल्व करूंगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में क्या आया है हमारे पास? डेल क्रॉस बी, और दूसरा आया है डेल क्रॉस आर। अब जो डेल क्रॉस बी है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 क्यों होगी? क्योंकि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड हमने लिया है वो यूनिफॉर्म है। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसके कारण ये जो बी की वैल्यू वो 0 हो जाएगी। अब जो डेल क्रॉस आर है इसकी वैल्यू 0 क्यों होगी? क्योंकि जो आर है वो यहाँ पे एक पोजिशन वेक्टर है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसका रेडियस क्या फिक्स है? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन जिस रेडियस में जिस पाथ में चक्कर लगा रहा है उसका रेडियस है फिक्स है। तो हमारे पास जो चेंज इन रेडियस है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डेल क्रॉस आर है चेंज इन रेडियस वो कितना है? 0, और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कितना है? यूनिफॉर्म है। तो ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे, तो ये कंप्लीट टर्म को ले डूबेगा 0। तो जो डेल डॉट ए है इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी? 0 आ जाएगी, ठीक है। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर स्टार। इसका यूज करेंगे। ये वाली जो इक्वेशन है इसको कहाँ पे पुट किया जाएगा? इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर बी। इस इक्वेशन नंबर बी के अंदर पुट किया जाएगा। अब पुट करने से पहले ये जो सेकंड टर्म है इसको भी सोल्व कर लेते हैं। और सेकंड टर्म में कौन सा पार्ट सोल्व करेंगे? ए डॉट डेल साई, इस पार्ट को हम सोल्व करते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। हमने यहाँ पे ए की वैल्यू पुट की। ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 1/2 बी क्रॉस आर। इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया। रीअरेंज किसकी हेल्प से करेंगे? रीअरेंज करेंगे हम बी क्रॉस ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी क्रॉस ए। इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम ये वाली जो टर्म है इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। मतलब ए डॉट डेल साई की वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर डबल स्टार। अब जो इक्वेशन नंबर डबल स्टार और इक्वेशन नंबर स्टार की जो वैल्यू हम इक्वेशन नंबर बी के अंदर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर बी में पुट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ये वाली वैल्यू हमें मिल जाएगी। ये हमारे पास स्टार वाली इक्वेशन की वैल्यू, मतलब जो डेल डॉट ए की वैल्यू है वो क्या आई थी हमारे पास? 0 आई थी। और जो सेकंड टर्म है उसकी वैल्यू ये आई थी, ठीक है। 2 हमारे पास था उस टर्म के अंदर। तो सब टर्म यहाँ रखने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे ये जो 2 वाली टर्म है ये 2 इससे कैंसिल कर सकते हैं। और जो एच कट बाई आइटा है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा बी। यहाँ पे हमने एज इट इज़ रखा, आर को एज इट इज़ रखा। और जो एच कट बाई आइटा जब इस डेल के साथ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये कंप्लीट टर्म मोमेंटम ऑपरेटर हो जाएगी। और इंटू में साई हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट में बी हमने यहाँ पे सेम रखा, आर यहाँ पे सेम रखा, और ये वाली जो टर्म है इसको हमने पी लिख दिया, साई यहाँ पे एज इट इज़। अब आर क्रॉस पी क्या होता है हमारे पास? आर क्रॉस पी होता है एल, एंगुलर मोमेंटम। तो इसको हमने L लिख दिया। अब ये साई से साई हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। क्या आ जाएगा? P डॉट ए प्लस ए डॉट पी की जो वैल्यू वो आ जाएगी B डॉट L। और L को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब जो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड हमने जेड डायरेक्शन के अंदर अप्लाई कर रखा है, तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे LZ। और क्वांटम मैकेनिक्स में LZ का मतलब क्या है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का Z कंपोनेंट, ठीक है, Z कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और LZ की जो वैल्यू होती है क्वांटम मैकेनिक्स में वो क्या होती है हमारे पास? mh कट। तो इस टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी? P डॉट mh कट। ये वाली वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या करना है? नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन का फॉर्मूला होता है उसका यूज करके डायरेक्ट हमें ये करेक्शन इसके अंदर रखनी है। और उसका जो फॉर्मूला है वो हम परटर्बेशन थ्योरी के अंदर निकालते हैं। H प्राइम इक्वल टू क्या, सॉरी, E प्राइम इक्वल टू एन एच प्राइम एन, इस टाइप से हम उसका फॉर्मूला निकालते हैं। अब जो एच प्राइम है, एच प्राइम की वैल्यू हमारे पास आई हुई है, इसके बाहर क्या आएगा? E/2 म्यू। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। जो हमने हैमिल्टोनियन निकाला था, हैमिल्टोनियन कहाँ है हमारे पास? ये वाला हैमिल्टोनियन। E/2 म्यू एज इट इज हमने ये वाली टर्म सोल्व कर ली। और इसको सोल्व करने के बाद क्या आया है हमारे पास? BMH कट, ठीक है। तो एच प्राइम की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस E/2 म्यू BMH कट। यही हम यहाँ पे करने वाले हैं। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? E/2 म्यू
एम एच कट और साथ में बी, ये एच प्राइम की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास E/2 म्यू और एम एच कट बी बाहर, और इसको ऐसे लिख देते हैं और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। और ये हमारे पास इस सिस्टम की जो फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन है वो हमें मिल जाएगी, या फिर फर्स्ट ऑर्डर जीमन इफेक्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। और हमारे सिलेबस में ओनली फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन फर्स्ट ऑर्डर जीमन इफेक्ट ही है। अब यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगी उस ट्रांजिशन का भी एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेके चलेंगे, वो हम देखेंगे अगले सेक्शन के अंदर। तो इसकी ट्रांजिशन कुछ इस टाइप से होगी। हमने यहाँ पे डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के अंदर ट्रांजिशन रिप्रेजेंट करके बताई हुई है। डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग किस टाइप से होगी, पी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग किस टाइप से होगी, और उनके बीच में जो ट्रांजिशन होगी वो किस टाइप से होगी। तो सबसे पहले हम डी ऑर्बिटल की बात करते हैं। डी ऑर्बिटल के लिए हमारे पास जो एल की वैल्यू होती है वो 2 होती है, और जो एम एल की वैल्यू होती है हमारे पास कितना होती है 2l+1। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास डी ऑर्बिटल की वैल्यू 2 है तो एम एल की वैल्यू कितना होगी, एम एल की वैल्यू होगी -l से लेके +l, मतलब +2 +1 0 -1 और 2, या फिर हम लिख सकते हैं 2l+1। एल की वैल्यू कितना है 2 है डी ऑर्बिटल के लिए, तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 5। मतलब जो डी ऑर्बिटल है वो हमारे पास 5 पार्ट के अंदर स्प्लिट होगा, 5 सब लेवल के अंदर स्प्लिट होगा। अगर मैं पी ऑर्बिटल की बात करूँ तो पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितना होती है 1 होती है, तो यहाँ पे 2l+1, एल की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3 मिलेगा। तो जो पी ऑर्बिटल है वो 3 पार्ट्स के अंदर स्प्लिट होगा, +1 0 और -1। सेम जो डी ऑर्बिटल है वो कितने में 5 में स्प्लिट होगा, +2 +1 0 -1 और -2। ठीक है, इस टाइप से हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जो ट्रांजिशन का जो सिलेक्शन रूल है वो सिलेक्शन रूल क्या होगा, del ml = 0 ±1। तो एक बार तो हमने जो ट्रांजिशन की है वो 0 से की है, मतलब जो नीचे वाले जो लेवल है और ऊपर वाले जो लेवल हैं उनमें 0 का ml का 0 का फ़र्क होगा। जैसे कि आप ये बीच वाली जो ट्रांजिशन देख पा रहे हैं, हमने -1 लेवल से, ये हमारे पास -1 लेवल है, इस -1 लेवल से जो ट्रांजिशन की है वो -1 पे की है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ml की जो वैल्यू हो उसमें कौन सा सिलेक्शन रूल यूज किया है 0 का, 0 से लेके 0 पे, 1 से लेके 1 पे, यहाँ पे +1 का ट्रांजिशन रूल यूज किया और यहाँ पे -1 का ट्रांजिशन रूल यूज किया है। तो ये भी आप इसके अंदर ऐड करके आ सकते हैं। तो ये था जीमन इफेक्ट। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। अगर समझ आया हो तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही अगर इसमें कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।